नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए हम बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर उपसहसंयोजी बॉन्ड को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने सहसंयोजी बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को नहीं पढ़ा है तो आपको सबसे पहले जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके इससे पहले बनने वाले बॉन्ड हैं जिनमें जो किस तरह से बॉन्ड बनते हैं परमाणुओं के बीच में, वो सारी जानकारी को बड़ी रोचक तरीके से और सरल तरीके से समझाया गया है। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उपसहसंयोजी बॉन्ड के बारे में। उपसहसंयोजी बॉन्ड देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 2 जो परमाणु हैं, उनके बीच में जब बॉन्ड बनता है, तो आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा ग्रहण करेगा, अर्थात एक धातु और दूसरे अधातु के बीच में बॉन्ड बनेगा। दूसरा हमने सहसंयोजी बॉन्ड देखा था, उसमें क्या था कि एक जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा भी देगा, मतलब देने का मतलब साझेदारी करेंगे, मतलब एक दूसरे पार्टनरशिप में बॉन्ड बनाते थे, वो थे सहसंयोजी बॉन्ड। और ज्यादातर जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें मित्रों आपको सहसंयोजी बॉन्ड ही देखने को मिलता है। तीसरा जो नंबर का जो इंटरेस्टिंग बॉन्ड होता है वो होता है उपसहसंयोजी बॉन्ड। और इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि यहाँ पर आप देखकर सोचेंगे, यहाँ पर जो एक परमाणु होता है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या आदान प्रदान नहीं करता है, और एक परमाणु क्या करता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन देता है। समझ पा रहे ना? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक जो परमाणु होता है वो ही दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएंगे। चाहे युग्म कह दें, चाहे जोड़ा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, बात एक ही है। तो यहाँ पर एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और फिर बॉन्ड बनेगा, तो वो बनेगा ऑक्सीजन बॉन्ड। क्या रहेगी कंडीशन, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इस बंध के निर्माण में एक परमाणु, अभी अभी हमने आपको जिक्र किया हुआ है कि आपका एक ही परमाणु क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। क्लियर? चलिए देखिए किस तरह से देता है। यहाँ पर क्या करेगा, एक ही जो परमाणु है वो ही दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी दो परमाणुओं के मध्य होती है। समझ पा रहे ना कैसी होगी? लेकिन इसमें शर्त क्या होती है, क्या कंडीशंस होती है भाई इसमें? तो कंडीशंस इसमें ये होती है कि एक परमाणु का अष्टक तो पूर्ण होगा, एक का अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, जबकि दूसरे के पास क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होगी। सीधी सी बात है कि एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कारण क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो दे रहा है उसके पास क्या है, टोटल अष्टक है पहले से पूर्ण। समझ पा? तो एक के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन युग्म की 2 की कमी रहेगी, दूसरे का अष्टक पूरा रहेगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण, ये देखिए H3O, ये हाइड्रोनियम आयन है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है, हाइड्रोनियम आयन H3O। ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन है। यहाँ पर देखिए आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब यहाँ पर प्रोटॉन आता है, एक S धनायन जिसको प्रोटॉन बोला जाता है। जब ये आएगा तो इसके पास क्या, ये देखो जे क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देगा, मतलब यहाँ पर अपने दोनों शेयर करेगा और बॉन्ड बनाएगा। और इस बॉन्ड की खासियत क्या है, तीर के निशान का बनता है। तो इसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, आपको पता था, प्लस लगा है, इसका पास जो हाइड्रोजन के पास रहता वो भी निकल चुका था। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उससे ही ये जो बॉन्ड बना है, तो देखिए ये आपका बन गया है। और इस तरह से आपका कौन सा बॉन्ड बन गया है, ये बन गया आपका उपसहसंयोजी बॉन्ड। क्लियर? अब देखिए आगे, देखिए आप यहाँ पर एग्जांपल समझ लीजिए अमोनियम आयन के निर्माण में। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, अमोनियम आयन। देखिए इधर यहाँ पर अमोनिया के पास देखिए क्या है, NH3 फॉर्मूला होता है, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास दिख रहे हैं, ये S धनायन है। तो ये वाले जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये NH, ये जो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इसने क्या कर दिया, शेयर कर दिया और ये बॉन्ड बना लिया। तो ये जो वाला बॉन्ड बना, ये क्या है आपका उपसहसंयोजी बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना, ये कौन सा है, उपसहसंयोजी बंध है। समझ पा रहे हैं ना, ये क्या है, उपसहसंयोजी बंध है, जो किसके द्वारा हम बताते हैं, ये बताते हैं हम तीर के चिन्ह के द्वारा। किसके द्वारा, तीर के चिन्ह के द्वारा। क्लियर? ओजोन अणु के निर्माण के केस में भी देख लीजिए। देखिए आप देखें O2 का जब बॉन्ड बनता है तो इस तरह से यहाँ पर कंडीशंस होती है। अब क्या होगा,
यहाँ पर देखो ये इनका इनके बीच में क्या बना है, बॉन्ड बना हुआ है, समझ पा रहे ना। ये क्या है, इनके बीच में बॉन्ड बने हुए हैं। अब यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे ना, ये वाला, ये क्या कर देगा, इसको दे देगा और इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल समझिए आप, अमोनिया और BF3 के बीच में। देखिए अमोनिया में अभी आप देखिएगा यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते कि नहीं होते, ये क्या है, इसके पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये BF3 से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे और ये देखिए ये बन गया आपका उपसहसंयोजी बॉन्ड। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी उपसहसंयोजी बॉन्ड आपका बन गया है। तीसरा कंडीशंस देखिए आप नाइट्रस ऑक्साइड के केस में, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड के अणु के निर्माण में देखिएगा नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों के पास एक एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो इसके तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये है, ये वाले एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे और ये देखिए इसने बॉन्ड बना लिया और इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड के अणु के निर्माण में ये हो गया। अब हम देख लेते इसके लक्षण उपसहसंयोजी यौगिकों की। ठीक है, तो देखो ये बंध तीनों अवस्थाओं में होते हैं। इस शब्द का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, चाहे यौगिक आपका ठोस हो, चाहे आपका यौगिक द्रव हो, चाहे आपका यौगिक गैस हो, ये बॉन्ड आपको सभी प्रकार के यौगिक में देखने को मिलने वाला है। अगला क्या है, ध्रुवीय विलायक। देखो ये ध्रुवीय विलायकों में आपका ये बहुत कम विलेय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में कैसा होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो मतलब जैसे आप देखें जो ध्रुवीय विलायक है उसमें तो जो कैसे बहुत कम घुलते हैं, तो जो अध्रुवीय विलायक है समझ पा रहे ना, उसमें ये घुलनशील है। तो कुल मिलाकर के कार्बनिक विलायक में तो आपके घुल सकते हैं, समझ के किसमें घुल सकते हैं, कार्बनिक विलायक में घुल सकते हैं। और जो अकार्बनिक विलायक है समझ पा रहे ना, क्या है, अकार्बनिक विलायक है, समझ पा रहे ना, जैसे आपने देख लिया जल, तो इसमें ये मतलब क्या नहीं होंगे, कम विलेय होंगे, समझ रहे ना, कैसे होंगे, कम विलेय होंगे। तीसरा देखिए टर्म, ये जल में आयनित नहीं होते। इसका कारण क्या है कि ये अपना आयन नहीं देते, आयन माने धनायन और ऋणायन, तो ये अपना आयनित नहीं होते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, ये कम वो होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिक अभी हमने पढ़ा हुआ था, समझ पा रहे हैं कौन से यौगिक पढ़े थे, आयनिक यौगिक, और हमने दूसरे कौन सहसंयोजी यौगिक पढ़े थे। ठीक है, तो सहसंयोजी यौगिकों आयनिक यौगिकों से तो इनकी मतलब जो गलनांक क्वथनांक होंगे वो कैसे होंगे, कम होंगे, समझ पा रहे ना। और सहसंयोजी यौगिकों से अगर देखा जाए तो कैसे होंगे, इनके गलनांक क्वथनांक अधिक होंगे। तो आयनिक यौगिकों से कम होंगे और सहसंयोजी यौगिकों से इनके गलनांक क्वथनांक अधिक मिलने वाले हैं। अब इसमें भी देखो दिशात्मक बंध पाए जाते हैं, तो ये भी आपको कारण है त्रिविम समानता। ये भी क्या होता है, त्रिविम समानता आपके प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण क्या होता है कि इनके बीच में क्या होते हैं, आपके दिशात्मक बंध होते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमने जो शानदार तरीके से यहाँ पर इन चीजों को समझा हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर उपसहसंयोजी बॉन्ड का निर्माण होता है, किस तरह से सहसंयोजी बॉन्ड का निर्माण होता है और किस तरह से आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो आप इन तीनों वीडियो को देखने के बाद फिर आप कोई भी आप ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन लगाइए, आपसे सारे बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरे एग्जाम्पल के द्वारा आपको इन चीजों को समझाया है। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और कोई भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अपने मित्रों को इसके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा और वीडियो किस तरह का लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।